नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशान चतुर्वेदी। शुरुआत करते हैं इस वक्त फिक्र की बड़ी खबरें यानी ब्रेकिंग न्यूज से। ईरान और इजरायल की यात्रा ना करें नागरिक, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। भारतीय विदेश मंत्रालय जारी की एडवाइजरी, 24 घंटे के भीतर 10 देशों में ने एडवाइजरी जारी कर दी है। 24 घंटे में 10 देशों ने एडवाइजरी जारी की है। बड़ी खबर है। सब के बीच में एक और बड़ी खबर, बंगाल की खाड़ी में नोटाम जारी किया गया है। मिसाइल टेस्ट के लिए नोटाम जारी किया गया है। 21 से 24 अप्रैल के बीच नोटाम जारी किया गया है। तीसरी बड़ी खबर, बीआरएस नेता के कविता को 15 अप्रैल तक सीबीआई हिरासत। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई कस्टडी में भेजा। सीबीआई ने के कविता को गिरफ्तार कर 5 दिनों की रिमांड मांगी थी। एक और बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने की तैयारी में केंद्र सरकार। आतिशी ने यह कहा है केजरीवाल के खिलाफ साजिश हो रही है। आतिशी ने कहा केजरीवाल सरकार की मंत्री। आतिशी का बड़ा बयान। बड़ी खबर, टीएमसी की पूर्व मंत्री ज्योति प्रिया मलिक के खिलाफ ईडी का एक्शन। कोलकाता में 50 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी अटैच की गई। बंगाल के राशन घोटाले को लेकर ईडी ने कार्रवाई की है। और एक और बड़ी खबर, बीजेपी का संकल्प पत्र 14 अप्रैल को जारी हो सकता है। पीएम मोदी की मौजूदगी में संकल्प पत्र जारी होगा। गृह मंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और अध्यक्ष जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। एक और बड़ी खबर, कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत। बीजेपी ने इमरान मसूद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इमरान पर वर्ग विशेष को भड़काने का आरोप लगाया है। और भारत में जल्द मिलेगी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाएं। सूत्रों के हवाले से खबर, मस्क की स्टारलिंक को लाइसेंस देने की प्रक्रिया तेज। कंपनी को अगले 10 दिन के भीतर लाइसेंस संभव है। और मार्च में महंगाई 10 महीने में सबसे कम। खुदरा महंगाई दर मार्च में घटकर 4.85% हो गई है। फरवरी के महीने में खुदरा महंगाई दर 5.09% थी। इन सभी खबरों के बीच जब आपको कर्टन रेजर में दिखाते हैं आज कौन कौन सी खबरें जो आपके लिए देखना जरूरी है। ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब पहली खबर जो है, काशी विश्वनाथ मंदिर में कैसे दिखी पुजारी पुलिस। लेकिन इस पुलिस के हाथ में न डंडे न हथियार, माथे पे त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष की माला क्यों। दूसरी खबर, मटन मछली पर देश में छिड़ी सियासी महाभारत, लेकिन चुनाव से क्यों गायब होते जा रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई जैसे असली मुद्दे। तीसरी खबर, वो परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबा देंगे। पाकिस्तान बॉर्डर के पास से पीएम मोदी ने ऐसा कहकर किसे घेरा। चौथी खबर, बेंगलुरु ब्लास्ट का बंगाल कनेक्शन जब सामने आया तो क्यों छिड़ी राजनीतिक जंग। पांचवी खबर, इलॉन मस्क के भारत आने से पहले ही बीजिंग बेचैन थी। फिक्र आपकी की शुरुआत आज काशी विश्वनाथ मंदिर से करते हैं और वहां की एक बड़ी खबर से करते हैं। क्या आप काशी विश्वनाथ मंदिर दर्शन करने का मन बना रहे हैं? क्या आप जल्दी मंदिर दर्शन करने के लिए जाने वाले हैं? अगर ऐसा है तो इस बार आपको बाबा के धाम में यूपी पुलिस खाकी वर्दी में नजर नहीं आएगी, क्योंकि यहां तैनात पुलिस वाले पुजारी के वेश में दिखेंगे। ये देखिए जरा, काशी विश्वनाथ मंदिर की पुलिस है, ये देखिए, ये पुलिस वाले, और वो भी गर्भगृह से लेकर मंदिर द्वार तक। ये देखिए, गले में रुद्राक्ष की माला, ये देखिए तस्वीरें देखिए अब आप, रुद्राक्ष की माला है, और ये देखिए किस तरीके से तिलक लगा हुआ है, कुर्ता है, ये पुलिस है। वाराणसी पुलिस कमिश्नर और मंदिर प्रबंधन ने मिलकर उनका ड्रेस कोड बदला है। अब यहां तैनात पुलिस वाले कुछ इसी तरह दिखेंगे। ये देखिए, उनके माथे पर जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखने वाली बात है, त्रिपुंड होगा, यानी कि पुलिस वाले अब खाकी वर्दी में नहीं। काशी विश्वनाथ मंदिर की अगर बात की जाए, वहां पर कुछ पुलिस वालों की अगर बात की जाए तो ये देखिए, माथे पर त्रिपुंड होगा नंबर 1, गले में रुद्राक्ष की माला होगी, गले में ओम नमः शिवाय का पटका पहने होंगे, बिल्कुल पुजारी की तरह गेरुआ वस्त्र में दिखेंगे। आप पहली नजर में पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये पुजारी हैं या पुलिस वाले। अब ये फैसला क्यों लिया गया है, इसके पीछे दलील क्या दी गई है, फिर इस फैसले पर यूपी में राजनीति कैसे शुरू हुई, किस पार्टी ने क्या कहा, सब बताएंगे। लेकिन पहले काशी से आई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखते हैं। ये काशी विश्वनाथ मंदिर का गर्भगृह है और ठीक बाहर तैनात ये यूपी का पुलिसकर्मी है जो पुजारी के वेश में है। दर्शन करने आए भक्तों से कहा जा रहा है, आगे बढ़िए, चलते रहिए। पहली नजर में आपको धोखा हो सकता है, लेकिन काशी विश्वनाथ मंदिर में तैनात पुलिस वालों के ड्रेस कोड बदले जा चुके हैं। वो अब खाकी वर्दी में नहीं दिखेंगे, गेरुआ वस्त्र में तैनात रहेंगे, सनातनी विचारों के साथ भक्तों से पेश आएंगे।
दर्शनार्थी हम लोग को इज्जत दे रहे हैं, दर्शनार्थियों को हम लोग इज्जत दे रहे हैं। दर्शनार्थी हम लोग की बातें सुन रहे हैं, सुनने के बाद बाहर निकल जा रहे हैं। हम दर्शनार्थियों की सामान्यतः शिकायत होती है कि पुलिस के द्वारा उनसे दुर्व्यवहार किया गया है, तो धाम में दर्शनार्थियों को नो टच पॉलिसी लागू की गई है कि किसी भी दर्शनार्थी को छू करके कोई नहीं हटाएगा। तो गर्भगृह के पास जो भी पुलिसकर्मी हैं उनको सनातनी वेशभूषा में धोती कुर्ता और महिलाओं को साड़ी के साथ खड़ा किया गया है, ताकि दर्शनार्थियों को ये फील हो कि मंदिर के पुजारी या मंदिर के स्टाफ ने उनसे आगे बढ़ने का निवेदन किया है। बाबा के धाम में पुलिस पुजारी के वेश में रहे, इसके लिए नो टच पॉलिसी लागू की गई है, जिसमें पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को स्पर्श नहीं करेंगे। श्रद्धालुओं को धक्का देकर हटाने पर रोक होगी। पुलिस वाले श्रद्धालुओं से आगे बढ़ने की अपील करेंगे। मंदिर और गर्भगृह में भीड़ को नियंत्रित करेंगे। नो टच पॉलिसी क्यों, ये भी समझिए। पहले ऐसी कई शिकायतें आई हैं जब वीआईपी मूवमेंट के समय श्रद्धालुओं को आमतौर पर पुलिसकर्मियों ने हटाया है। इससे श्रद्धालुओं को ठेस पहुंची है और वो नकारात्मक सोच लेकर मंदिर से लौटे हैं। जब पुलिस वाले नॉर्मल ड्रेस में होंगे, सिविल ड्रेस में होंगे, तो लोगों को उसमें अच्छा रहेगा कि लोगों को ये नहीं रहेगा कि पुलिस वाले हमें रोक रहे हैं या परेशान कर रहे हैं। ऐसी चीज़ें नहीं होके आएंगी। सभी लोगों का जो हमारे पुजारी हैं, पंडित जी हैं, अर्चक हैं, उनके प्रति एक सम्मान की भावना होती है। उनका चरण स्पर्श भी लोग करते हैं, तो वो कुछ बताते हैं तो लोग उनकी बात को ज़्यादा ध्यानपूर्वक सुनते हैं, उनकी बात को मानते भी हैं। इसीलिए पुलिसकर्मियों की ड्यूटी अर्चक पुजारी के भेष में लगाई जा रही है कुछ पुलिसकर्मियों की। यहाँ तैनात पुलिस वालों को 3 दिन की ट्रेनिंग मिली है। पुलिस कर्मियों को काशी के प्रमुख स्थलों के बारे में बताया गया है। श्रद्धालुओं को देने के लिए पर्चा दिया गया है। इससे वो बाहर से आए श्रद्धालुओं को मंदिर के बारे में सारी जानकारी भी दे सकेंगे। काशी विश्वनाथ मंदिर में हर दिन औसतन 1 से 1.5 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। पिछले साल सावन महीने में यह संख्या बढ़कर 7.25 लाख तक पहुंच गई थी। ऐसे में पुलिस वालों की ओर से उन्हें कोई परेशानी न हो, इसके लिए नो टच पॉलिसी लागू की गई है। हमारे पास इनकी शिफ्ट के बारे में भी जानकारी है। ड्यूटी चार्ट जिसे कहते हैं। एक शिफ्ट में 6 पुलिसकर्मी होंगे। 2 पुलिसकर्मी गर्भगृह के अंदर तैनात रहेंगे। 4 पुलिसकर्मी गर्भगृह के सभी द्वार पर तैनात रहेंगे। वाराणसी के पुलिस कमिश्नर का कहना है कि इन पुलिस वालों को मृदुभाषी और विनम्र होने की ट्रेनिंग दी गई है। इसके साथ ही अन्य प्रादेशिक भाषाओं का भी थोड़ा बहुत ज्ञान दिया गया है, ताकि वो बाहर से आए श्रद्धालुओं को समझा सकें। प्रशासन की तरफ से एक हेल्प डेस्क की व्यवस्था मंदिर में की जा रही है। पुलिसकर्मी श्रद्धालुओं को गाइड करने का काम भी करेंगे, लेकिन अब इस फैसले पर राजनीति शुरू हो गई। जो चीज़ें लगाई गई हैं जिन पुलिस वालों को गिरुआ वस्त्र पहनाकर, वो तो एक इनका अपना जो एजेंडा है उस पर काम कर रहे हैं, पर निश्चित तौर से सुरक्षा की जिम्मेदारी भरपूर होनी चाहिए और सुरक्षा पूरी तरीके से बाबा के दरबार में मुस्तैद होनी चाहिए। ये निश्चित हम सब लोग यही चाहते हैं। तमाम सारे गणमान्य अतिथि होते हैं, तमाम सारे वीआईपीज गेस्ट होते हैं, जिनकी सुरक्षा में सादी वर्दी में भी तमाम पुलिस के जवान लगाए जाते हैं या अलग अलग प्रकार की वर्दी पहन करके भी जवान होते हैं। लेकिन जानबूझ करके कांग्रेस या समाजवादी पार्टी के नेता इस पर इसलिए टिप्पणी कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे किसी धर्म स्थल पर सुरक्षा के लिए विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं, कैसे श्रद्धालुओं का ध्यान रखा जा रहा है, कैसे उनकी सुविधा का ध्यान रखा जा रहा है। इसलिए जानबूझ करके उस पर राजनीतिक टिप्पणी कर रहे हैं। इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो पुलिस मैनुअल का हवाला देकर नए ड्रेस कोड पर सवाल खड़े कर दिए। पुलिस कर्मियों का होना किस पुलिस मैनुअल के हिसाब से सही है? इस तरह का आदेश देने वालों को निलंबित किया जाए। कल को इसका लाभ उठाकर कोई भी ठग भोली भाली जनता को लूटेगा तो उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन क्या जवाब देगा? ये निंदनीय है। यहां श्रद्धालुओं की सुविधा एक मसला है, दूसरा मसला कानून व्यवस्था का है। हम बचपन से सुनते आए हैं, भय बिनु होए न प्रीति। अपराधियों में भय का होना जरूरी है, खासकर जब काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा का मसला हो, तब खाकी का यह भय और ज्यादा होना चाहिए। यह भी एक तर्क, क्योंकि पुलिस वालों का इकबाल खाकी से ही बुलंद रहता है। वर्दी के बारे में कहा जाता है कि यह सिर्फ कपड़ों का एक टुकड़ा नहीं है, कानून व्यवस्था स्थापित करने की रीढ़ है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है ताकि जनता इसे भीड़-भाड़ वाली जगह पर भी आसानी से पहचान सके। पुलिस वाले इसे पहनकर कानून में
मिले अधिकार और कर्तव्यों के पालन को महसूस कर सकें। वर्दी पुलिस अधिकारियों के बीच अनुशासन को बढ़ावा देती है, पुलिस विभाग में टीम वर्क और सौहार्द की भावना को बढ़ाती है। अपराधियों में खौफ का नाम है वर्दी। लेकिन जब यही वर्दी उतारकर पुलिस वाले पुजारी के वेश में आ जाएंगे तो फिर क्या उनमें ये सारी भावनाएं जिंदा रहेंगी? सवाल बड़ा है। और खाकी का क्या महत्व है, इसे पुलिस वालों से बेहतर भला कौन जान सकता है। करीब 10 साल पहले 6 अक्टूबर 2014 को यूपी के पुलिस महानिदेशक रहे आनंद लाल जी ने भी सभी जिलों के थानों को 2 पन्ने का एक आदेश जारी किया था। इसमें उन्होंने वर्दी का महत्व समझाया था। 6 अक्टूबर 2014 को यूपी के पूर्व डीजीपी आनंद लाल बनर्जी ने वर्दी को लेकर सभी जिलों के थानों को जो चिट्ठी लिखी थी, उसका मजमून कुछ इस तरह है। पुलिस की वर्दी हमारी पहचान है। पुलिस वर्दी में अधिकारी, पुलिसकर्मी शासन की संवैधानिक शक्तियों का जीवंत प्रतीक है, जिससे राज्य में शासन प्रशासन की छवि बनती है। जब पुलिसकर्मी साफ सुथरी चुस्त दुरुस्त वर्दी को धारण करके जनता के सामने जाता है, तब पुलिस के प्रशिक्षण जनता की समस्याओं से निपटने की त्वरित कार्यवाही क्षमता का एहसास होता है। इसके विपरीत जब पुलिसकर्मी बेडौल शरीर और खराब वर्दी धारण करके जनता के सामने जाता है, तो शक्ति रहित संगठन का संदेश देता है। और पहले भी इसी कारण से पुलिस वालों को कानून लागू करने के दायित्वों के निर्वहन में जनता से उच्च कोटि का सहयोग और सम्मान हासिल करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। यूपी के पूर्व डीजीपी आनंद लाल बनर्जी की इस चिट्ठी से आपको पता चल गया होगा कि वर्दी का महत्व क्या है, लेकिन मंदिर में तैनात पुलिस वालों का पुजारी अवतार तो विशेषज्ञों की नजर में देश की सेकुलर पहचान के विरुद्ध भी है। महंत की ड्रेस में जो है आप गर्भगृह में उनको करके भेज रहे हैं, ये मेरे हिसाब से जाति भी है और इलीगल भी है, क्योंकि आप कभी भी पुलिस फोर्स को किसी एक खास धर्म के साथ जो है आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। अगर आपने किसी एक धर्म के साथ आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया तो फिर सेक्युलर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक स्वरूप है जो कि सेक्युलर है, वो सेक्युलर नहीं रह जाएगा। पुलिस वालों का इकबाल खाकी से बुलंद है तो नेताओं का इकबाल उनके पूरे किए गए वादों से बुलंद रहता है। लेकिन चुनावी मौसम में वादे बहुत हैं और वोटों को लेकर सियासी इरादे कुछ और ही दिखते हैं। पिछले 72 घंटों से देश की राजनीति में 2 चीजें सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में, एक मछली और दूसरा मटन। मछली मटन पर राजनीतिक गलियारों में जबरदस्त महाभारत छिड़ी है। मछली मटन के इस पॉलिटिकल प्लैटर में अब मुगल, मानसिकता, आक्रमण और मंदिर जैसे सियासी मसलों की भी एंट्री हो गई। बिहार में तेजस्वी और मुकेश सहनी के हेलीकॉप्टर लंच से मछली पर राजनीति शुरू हुई थी। आज इसकी गूंज 1800 किलोमीटर दूर जम्मू के उधमपुर में सुनाई दी। प्रधानमंत्री मोदी रैली के लिए उधमपुर पहुंचे थे। यहां उन्होंने तेजस्वी की कांटे वाली मछली को विपक्ष के खिलाफ सियासी शूल में तब्दील कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने तेजस्वी की मछली और लालू राहुल के मटन वाले वीडियो को बड़ा मुद्दा बनाते हुए विपक्षी नेताओं को मुगलिया मानसिकता से जोड़ दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन के खिलाफ हमला बोलते हुए तेजस्वी के मछली और लालू राहुल के मटन वाले वीडियो को अपना हथियार बना लिया। पीएम मोदी ने कहा कि विपक्ष के नेताओं को लोगों की भावनाओं से खिलवाड़ करने में मजा आता है। ये लोग सावन में एक सजायाफ्ता जो सजा कोर्ट ने जिसको सजा की है, जो जमानत पर है, ऐसे एक मुजरिम के घर जाके सावन के महीने में मटन बनाने का मौज ले रहे हैं। इतना ही नहीं, उसका वीडियो बना करके देश के लोगों को चिढ़ाने का काम करते हैं। पीएम मोदी यही नहीं रुके, मछली मटन की इस सियासी महाभारत को मुगलों की मानसिकता तक ले गए। सावन के महीने में वीडियो दिखाकर वो मुगल के लोगों के जमाने की जो मानसिकता है ना, उसके द्वारा वो देश के लोगों को चिढ़ाना चाहते हैं और अपनी वोट बैंक पक्की करना चाहते हैं। ये वोट बैंक के लिए
ये चिढ़ाना चाहते हैं। आप किसे चिढ़ाना चाहते हैं? नवरात्र के दिनों में अपना नॉनवेज खाना, आप किस मनसा से वीडियो दिखा दिखा करके लोगों की भावनाओं को चोट पहुंचा करके किसको खुश करने का खेल कर रहे हो? तेजस्वी ने वीडियो में सफाई दी थी कि वो बीजेपी नेताओं का आईक्यू टेस्ट कर रहे थे और ये लोग टेस्ट में फेल हो गए। हालांकि पीएम मोदी ने तेजस्वी के हथियार से आज उन्हीं पर प्रहार किया। पीएम मोदी ने लालू राहुल के जिस मटन वाले वीडियो का जिक्र किया वो पिछले साल का है, जब राहुल गांधी दिल्ली में लालू यादव के आवास पहुंचे थे। उस वक्त भी विवाद इस बात पर हुआ था कि सावन के महीने में राहुल गांधी और लालू यादव ने मटन खाया। देश की राजनीति मछली और मटन के इर्द गिर्द घूम रही है। प्रधानमंत्री मोदी के बयान के बाद राजनीतिक गलियारों का तापमान बढ़ गया है। बीजेपी और आरजेडी नेताओं के बीच जुबानी वार पलटवार तेज हो गया। मुद्दे की बात होनी चाहिए। गरीबी, रोजगार, नौकरी कितना दिया प्रधानमंत्री जी ने, गरीबी क्यों नहीं मिटाया? ये कि नवरात्रा के दिन आप कुछ भी खाएं, हमने कहा भी था कि खान पान पर मुझे आपत्ति नहीं, लेकिन नवरात्रा के दिन आप मछली हिला हिला के दिखा रहे हैं। अरे आपके हल्केपन का कोई बढ़िया विजन रखते, कुछ किए। ये देश के प्रधानमंत्री के लिए ये बहुत अहम मुद्दा हो सकता है। मुद्दा बयान किसी व्यक्ति का बयान नहीं होना चाहिए। मुद्दा इस देश में किसानों का होना चाहिए। मुद्दा इस देश में बेरोजगारों का होना चाहिए। इसके लिए मुद्दा हो सकता है कि कौन क्या खाएगा पिएगा, लेकिन इस देश के जनता के लिए कोई मुद्दा नहीं। मछली लाए हैं और बहुत ही स्वादिष्ट मछली है, एक कांटे का। आपके प्रादेशिक स्तर के नेता इस ट्रैप में फंस गए, आप भी फंस गए। 8 तारीख का ट्वीट, नवरात्रा से कोई वास्ता नहीं, सावन का की उपमा कर रहे हैं आप। तेजस्वी जी तो सबसे ज्यादा नौकरी पे बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, वहां क्यों चुप हैं आप? तेजस्वी के मछली वाले वीडियो से नवरात्र में मांसाहार के सेवन पर नई बहस छिड़ गई है। आखिर देश में कितने प्रतिशत महिला और पुरुष मांसाहारी हैं? नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 के मुताबिक भारत में 15 से 49 आयु वर्ग के करीब 83% पुरुष मांसाहारी। इसके साथ ही समान आयु वर्ग में महिलाओं का आंकड़ा करीब 70.6% है। चुनावी सीजन में मछली और मटन को मुद्दा बनाकर राजनेता अपने अपने वोटर्स को सियासी स्वाद परोस रहे हैं, लेकिन देश में असली मुद्दे क्या हैं? अब इस पर भी एक सर्वे हुआ है। हालांकि इस पर सर्वे करने की नौबत क्यों आई, ये अपने आप में एक बड़ा मुद्दा है, वो भी सर्वे का। लेकिन CSDS लोकनीति ने एक प्री पोल सर्वे किया। सर्वे से चुनाव से जुड़े मुद्दों के बारे में जो पता लगा, उसके मुताबिक 27वीं सदी लोग बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा मानते हैं। 23% लोगों के लिए महंगाई बड़ा चुनावी मुद्दा है। 13% लोगों ने विकास और 8% लोगों ने भ्रष्टाचार को मुद्दा माना है। यह सर्वे देश के 19 राज्यों में किया गया और 10,019 लोगों की राय इसमें शामिल की गई। अब इस सर्वे के बहाने विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ हमलावर है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने सर्वे का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि देश के CSDS लोकनीति सर्वे ने फिर साबित कर दिया कि 50% जनता के लिए बेरोजगारी, महंगाई ही मुद्दा है। मोदी सरकार दोनों में फेल है, बदलाव का समय। हालांकि सर्वे से बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी उन 50% मतदाताओं का वोट अपनी तरफ कर सकती है जो मानते हैं कि देश में सभी के लिए बराबर विकास हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जम्मू के बाद राजस्थान के बाड़मेर पहुंचे। यहां उन्होंने इंडिया अलायंस पर बहुत बड़ा आरोप लगाया। उनका यह आरोप राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़ा है। पाकिस्तान सीमा के पास इजरायली में पीएम ने कहा कि विपक्षी गठबंधन के एक दल ने अपने घोषणा पत्र में परमाणु हथियार नष्ट करने का वादा किया है। पहले आप उनका यह बयान सुनिए। अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे।
भारत जैसा देश जिसके दोनों तरफ पड़ोसियों के पास परमाणु हथियार हो, क्या उस देश में परमाणु हथियार समाप्त करना, इसकी सोच ये समाप्त करना चाहता है इंडिया अलायंस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन इशारा इंडिया अलायंस में शामिल सीपीएम की तरफ था। क्या वाकई सीपीएम ने ऐसा कोई वादा किया है? हमने इसकी पड़ताल की, उनका घोषणा पत्र देखा। सच क्या है, आप ये रिपोर्ट देखें। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? मुझे सबका जवाब चाहिए। क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? क्या परमाणु हथियार समाप्त होने चाहिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाड़मेर की रैली में जनता से ये सवाल सीपीएम के घोषणा पत्र को लेकर कर रहे थे। सीपीएम ने अपना मैनिफेस्टो 4 अप्रैल को जारी किया। 44 पन्नों के इस घोषणा पत्र का 25वां पेज गौर से देखिए। इसमें पार्टी ने सुरक्षा को लेकर अपनी नीति स्पष्ट की है। प्रधानमंत्री ने जो आरोप लगाए उसका जिक्र इसके तीसरे पैरा में है। इसमें लिखा है, सीपीआईएम परमाणु हथियार और विनाश के दूसरे हथियारों जिसमें रासायनिक और जैविक हथियार शामिल हैं, उनको खत्म करने के लिए काम करेगी। चुनावी माहौल में पीएम मोदी ने राजस्थान की धरती पर यह मुद्दा उठाया, जहां से पोखरण में परमाणु परीक्षण हुआ था। अब इंडिया अलायंस में शामिल एक और दल ने देश के खिलाफ बहुत खतरनाक ऐलान किया है। उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है, जिस पोखरण की धरती ने भारत को परमाणु शक्ति से संपन्न किया, अब इंडिया अलायंस का कहना है कि हम भारत के परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे, दरिया में डुबो देंगे। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, बल्कि इसी बहाने उन्होंने कांग्रेस पर भी सवाल उठाए। मैं जरा कांग्रेस को पूछना चाहता हूं, आपके ये साथी, ये आपके इंडिया अलायंस के साथी किसके इशारे पर काम कर रहे हैं? ये कैसा गठबंधन है जो भारत को शक्तिहीन करना चाहता है? आखिर किसके दबाव में आपका ये गठबंधन हमारे परमाणु ताकत को समाप्त करना चाहता है? पीएम मोदी ने इसे देश को कमजोर करने वाली सोच बताया। एक तरफ मोदी भारत को शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में जुटा है, वहीं इंडी गठबंधन वाले भारत को कमजोर देश बनाने का ऐलान कर रहे हैं। क्या ऐसा सोचने वालों को सजा देंगे? इस चुनाव में सजा देंगे? भारत ने 1998 में परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया था। तब भी केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। वैसे देश की परमाणु ताकत के मुद्दे पर अपनी नीतियों को लेकर लेफ्ट पहले भी सुर्खियों में रहा। 2005 में अमेरिका भारत के बीच सिविल न्यूक्लियर कोऑपरेशन के मुद्दे पर बात हुई, लेकिन सीपीएम ने इसका विरोध शुरू कर दिया। 2008 में इसी मुद्दे पर तब की यूपीए सरकार से लेफ्ट पार्टियों ने समर्थन वापस ले लिया था। गृह मंत्री अमित शाह एआईएडीएमके और डीएमके पर हमलावर थे। आज तमिलनाडु के मदुरई में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया। टीवी 9 भारत संवाददाता कुमार कुंदन ने गृह मंत्री जी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है, आप खुद देखें। दक्षिण की सांस्कृतिक राजधानी मदुरई में और अमित शाह यहाँ पे खुद रोड शो ले रहे हैं। सामने आप तमाम भीड़ देख सकते हैं और इस भीड़ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोगों का अभिवादन कर रहे हैं। सर, दक्षिण में 400 पार का किस तरीके से आप लोगों को लगता है कि ये संभव हो पाएगा? देखिए, जहां तक तमिलनाडु का सवाल है, इस बार हमें अपार जन समर्थन मिल रहा है। आप मदुरई में देखिए, इस प्रकार का जन समर्थन मदुरई में मिलना भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत उत्साह का वर्धक है। यहाँ की जनता, तमिलनाडु की जनता एआईडीएमके और डीएमके दोनों पार्टियों के भ्रष्टाचार से त्रस्त हो चुकी है और वो इस बार मोदी जी के साथ है। सनातन को लेकर बहुत सारे सवाल हैं। यहाँ पे आपने देखा होगा कई सारे ऐसे पॉलिटिशियन हैं जो सनातन को लेकर सवाल करते रहे हैं। देखिए, सनातन के विरोध के कारण भी डीएमके पर गुस्सा है,
और राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के विरोध के कारण भी डीएमके पर गुस्सा है, मगर सबसे बड़ी बात है करप्शन के कारण ये दोनों पार्टियों पर बहुत बड़ा गुस्सा है। एक बार तमिल संगम और काशी संगम जैसे प्रोग्राम किया भारतीय जनता पार्टी ने, आपको लगता है इन सभी का असर पड़ा है यहाँ पे? निश्चित रूप से असर पड़ता है, परंतु इस बार हम तमिलनाडु में बहुत अच्छी शुरुआत करने जा रहे हैं। एक आखिरी सवाल, इंडिया गठबंधन को किस तरीके से देखते हैं ओवरऑल आप यहाँ पे? देखिए, इंडिया गठबंधन का ये परंपरागत क्षेत्र रहा है, मगर इस बार हम बहुत बड़ा डेंट लगाएंगे, इसका मुझे भरोसा है। निश्चित रूप से बड़े डेंट लगाने की बात है और बता रहे हैं कि 400 पार में दक्षिण का काफी योगदान होगा। कैमरामैन वीरेंद्र मौर्य के साथ कुमार कुंदन, TV9 भारतवर्ष, मदुरई। मदुरई से 450 किलोमीटर दूर अब आपको बेंगलुरु लेकर चलते हैं, बल्कि वहां की खबर की ओर लेकर चलते हैं। पहले इन दोनों तस्वीरों को आइडेंटिफाई करिए, हम आपको इनके बारे में डिटेलिंग देते हैं, ध्यान से देखिएगा। बेंगलुरु में ब्लास्ट के आरोपियों पर सियासत कैसे हो रही है, यह हम आपको दिखाने वाले हैं। 42 दिन पहले 1 मार्च को बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट हुआ था। तस्वीरें हम सब ने देखी थी। कोलकाता से इस केस में आज 2 मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद बीजेपी और टीएमसी में से लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है। गिरफ्तारी पर राजनीति की बात आगे करेंगे, पहले आपको ब्लास्ट के आरोपियों के बारे में बताते हैं। गिरफ्तार आरोपियों में अब्दुल मतीन अहमद ताहा और मुसव्विर हुसैन शाजिब शामिल है। एक्सक्यूज मी। एनआईए के मुताबिक अब्दुल मतीन अहमद ताहा इस बम ब्लास्ट का मास्टरमाइंड है। आरोप है कि अब्दुल मतीन अहमद ताहा ने धमाके की पूरी प्लानिंग की और ब्लास्ट के बाद भागने की योजना बनाई। दूसरे आरोपी मुसव्विर हुसैन शाजिब ने रामेश्वरम कैफे में आईडी रखा था। बेंगलुरु में यह कैसे हुआ धमाका, जब वहां पर लोग लंच कर रहे थे। आपको ब्लास्ट से कुछ देर पहले की एक तस्वीर दिखाते हैं। इस तस्वीर में एक आरोपी इडली लेकर जाते हुए दिख रहा है। एनआईए के मुताबिक यह तस्वीर आतंकी की है। वो कैफे में इडली सर्व करने के नाम पर बम वाली प्लानिंग कर रहा था। अब्दुल मतीन अहमद ताहा और मुसव्विर हुसैन शाजिब की गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने कुछ चौंकाने वाले खुलासे किए। एनआईए ने बताया कि कैसे दोनों आरोपियों ने नाम बदलकर और पहचान बदलकर कई हफ्तों से कोलकाता में अपना रिहाइश कर ली थी। धमाके के 25 दिन बाद 26 मार्च को चिकमंगलुरु का मुजम्मिल शरीफ जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ा। मुजम्मिल शरीफ ने ब्लास्ट के लिए सामान की सप्लाई की थी। मुजम्मिल शरीफ ने पूछताछ में अब्दुल मतीन अहमद ताहा और मुसव्विर हुसैन शाजिब का नाम लिया, जिसके बाद एनआईए ने दोनों पर 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। धमाके के बाद आरोपी अब्दुल मतीन ताहा और मुसव्विर हुसैन शाजिब भागकर पश्चिम बंगाल आ गए थे। एनआईए और अन्य जांच एजेंसियां फरार आरोपियों की धरपकड़ के लिए लगातार केरल, कर्नाटका, तेलंगाना, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में अलग अलग लोकेशंस पर रेड कर रही थी। एनआईए को पता चला कि दरअसल दोनों आरोपी जांच एजेंसियों को चकमा देने के लिए हिंदू नाम और पहचान के साथ घूम रहे हैं। एनआईए की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक अब्दुल मतीन ताहा की उम्र 30 साल है। वो बंगाल में विघ्नेश बनकर रह रहा था। हिंदू पहचान के लिए उसने विघ्नेश नाम का फर्जी आधार कार्ड बनवा रखा था। दूसरे आरोपी मुसव्विर हुसैन शाजिब, इसकी उम्र भी 30 साल बताई जा रही है। यह मोहम्मद जुनैद के नाम से बंगाल में रह रहा था। मुसव्विर हुसैन शाजिब ने पहचान छिपाने के लिए फर्जी डीएल भी बनवाया था। रामेश्वरम कैफे ब्लास्ट केस में मास्टरमाइंड अब्दुल मतीन ताहा और विस्फोटक को कैफे के अंदर प्लान करने वाले हुसैन शाजिब 42 दिन तक जांच एजेंसियों को चकमा देते रहे, लेकिन एक टोपी की वजह से दोनों जांच एजेंसियों के शिकंजे में आ गए। 1 मार्च को रामेश्वरम कैफे में ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियां सीसीटीवी फुटेज की बारीकी से जांच कर रही थी। धमाके के करीब 20 दिन बाद जांच टीम को एक आरोपी के बस में चढ़ने की कुछ सीसीटीवी तस्वीरें मिली। आरोपी ने अपनी पहचान छुपाने के लिए चेहरे पर मास्क और बेसबॉल की कैप पहनी हुई थी। कैफे से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर आरोपी एक धार्मिक स्थल के अंदर दाखिल होता है और अपनी कैप उतार देता है। आरोपी की यही कैप जांच एजेंसी के लिए एक बड़ा सुराग बन गई। धमाके का आरोपी जो टोपी छोड़कर गया था वो एक बड़े ब्रांड की लिमिटेड एडिशन कैप थी। जब गहराई से तफ्तीश हुई तो पता चला कि इस लिमिटेड एडिशन कैप के सिर्फ 400 पीस बेचे गए हैं।
ये भी पता चला कि इस ब्रांड की कैप दक्षिण भारत में कुछ ही रिटेल स्टोर पर या ऑनलाइन बेची जा रही है। ये भी पता चला कि इस लिमिटेड एडिशन कैप पर एक सीरियल नंबर लिखा हुआ है। जांच एजेंसियों को बड़ा सुराग मिल चुका था। इसी के बाद जांच टीम उस दुकान में पहुंची जहां से कैप खरीदी गई थी। दुकान से उस दिन का सीसीटीवी फुटेज भी मिल गया जब आरोपी ने ये कैप खरीदी थी। इसी के बाद एनआईए को पता चला कि कैप पहने आरोपी का नाम मुसाविर हुसैन शाजिब है। ये जानकारी मिलने के बाद तो मुसाविर हुसैन शाजिब की पूरी कहानी ही खुल गई। जांच एजेंसी को पता चला कि मुसाविर हुसैन शाजिब इस्लामिक स्टेट के आतंकी मॉड्यूल के लिए काम करता है। वो पिछले 4 साल से जांच एजेंसियों के रडार पर था। धमाके से पहले शाजिब पर 5 लाख रुपए का इनाम भी था। जब मुसाविर हुसैन शाजिब की पहचान हो गई तो फिर अब्दुल मतीन ताहा का चेहरा भी सामने आ गया। जांच एजेंसियों को यह भी पता चल गया कि दोनों शिवमोगा ISIS मॉड्यूल के मेंबर हैं। गिरफ्तारी कोलकाता से हुई, इसीलिए बीजेपी ने इसे तुरंत ममता बनर्जी सरकार को से जोड़ दिया। बीजेपी नेता दिन भर कहते रहे पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी के नेतृत्व में आतंकवादियों के लिए एक पनाहगाह बन गया। कैसे इस मुद्दे पर दिन भर बयानबाजी हुई, आइए देखते हैं। हमारे पास इंफॉर्मेशन आने के विद इन 2 आवर्स जो जॉइंट ऑपरेशन हुआ उसमें हम विद सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी स्टेट पुलिस हम लोगों को ये सक्सेस मिला और बेंगलुरु कैफे ब्लास्ट के 2 सस्पेक्ट को हम डिटेन कर पाए। सवाल तो ये उत्पन्न होता है कि पश्चिम बंगाल हर प्रकार के आतंकी और जिहादी और इस प्रकार के उग्रवादी मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों के लिए एक सेफ हेवन, एक अड्डा क्यों बन चुका है। देखिए, भाजपा को आरोप करने की जो एक आदत सी बन गई है। ये आदत अच्छी नहीं है। दरअसल उनको ये जलन हो रही है इस बात से कि एनआईए ने पश्चिम बंगाल की पुलिस की तारीफ की। पश्चिम बंगाल एक सेफ पैसेज है अलगाववादी शक्ति के, एक सेफ हेवन है, लेकिन हैप्पी हंटिंग ग्राउंड नहीं है। स्टेट पुलिस का क्रेडिट है जो एनआईए के साथ जॉइंट ऑपरेशन में 2 घंटे के अंदर पूरा नेटवर्क कर लिया है और पकड़ लिया है। ऐसे राजनीतिक बयानों के बीच एक बयान एनआईए ने भी दिया। एनआईए ने पश्चिम बंगाल पुलिस की तारीफ करते हुए कहा, जानकारी मिलने के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस ने फौरन कार्रवाई की। गिरफ्तारी के बाद एनआईए ने दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों की 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड में भेज दिया गया। सियासी समर में जीत के लिए नेता सिर्फ जुबानी हमले ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि वोट पाने के लिए अलग अलग अंदाज में जनता के बीच पहुंच रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चेन्नई साउथ सीट की। यहां से बीजेपी ने हाल ही में राज्यपाल पद छोड़कर राजनीति में उतरने वाली तमिलिसाई सुंदरराजन को मैदान में उतारा। उनके चुनाव में उतरने से इस हाई प्रोफाइल सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय हो गया। TV9 भारतवर्ष जब यहां पहुंचा तो वो ऑटो में सवार होकर वोट मांगती दिखी। एक राज्यपाल के उम्मीदवार बनने की कहानी क्या है, ये रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। लोगों से कनेक्ट करने के लिए पूर्व राज्यपाल और बीजेपी उम्मीदवार तमिलिसाई सुंदरराजन ने ये फॉर्मूला चुना। वो ऑटो में सवार होकर जनसंवाद कर रही हैं। इसके लिए ऑटो को मॉडिफाई किया गया है। जैसे खुली जीप में नेता प्रचार करते हैं, वैसे ही ऑटो से बाहर निकलकर वो रास्ते में लोगों से मिलती हुई चल रही हैं। साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता चल रहे होते हैं। कोई उनसे बात करता नजर आया, कोई फूलों की माला पहनाने की कोशिश करता दिखा। TV9 से बातचीत में उन्होंने बताया कि लोग उनसे अपनी समस्याएं साझा कर रहे हैं। People are very happy. I want to be nearer and nearer to the people. People understand it. People are supporting. जनता से मिलने के अलावा वो मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लेना भी नहीं भूलती। पेशे से डॉक्टर रही तमिलिसाई सुंदरराजन ने हमें यहाँ की कई समस्याएं गिनी। By profession, you are a doctor, so you know what is the remedy of the people of. Yes. Chennai is in a very pathetic situation, in a diseased condition. तमिलिसाई का राजनीति से पुराना नाता है। उनके पिता और चाचा दोनों कांग्रेस के नेता रहे हैं, जबकि आज वो बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर चुनाव में ताल ठोक रही हैं।
साउथ चेन्नई सीट पर तमिलिसाई सुंदरराजन का मुकाबला डीएमके की मौजूदा सांसद टी सुमिति और एआईएडीएमके के जे जयवर्धन से है। जयवर्धन ने भी प्रचार में अपनी ताकत झोंक रखी है। उन्होंने टीवी9 से बातचीत में बताया कि इस सीट पर डीएमके के खिलाफ लोगों में गुस्सा है। Price raise is there, and then EV tax is increased, as well as sewage and metro water tax is increased, and property tax is increased. People are very angry at this DMK government. चेन्नई साउथ सीट पर पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग होगी। यह सीट अपने आप में दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि यहाँ की राजनीतिक पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है जिसमें अब तक डीएमके या फिर एआईडीएमके का कब्जा रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक महिला और पूर्व राज्यपाल को टिकट देकर एक नई राजनीतिक शुरुआत की है। अब इस बिसात पर भारतीय जनता पार्टी जीत पाती है कि नहीं, यह देखना दिलचस्प होगा। चेन्नई में लोकसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिनमें एक साउथ चेन्नई है। राजनीतिक तौर पर यह क्षेत्र डीएमके का गढ़ रहा है। यह सीट डीएमके के खाते में 5 बार गई है। एआईएडीएमके 2 बार जीती है, जबकि बीजेपी अब तक यहां छाप नहीं छोड़ पाई है। 2014 में उसने तीसरा स्थान हासिल किया था। 2019 में इस सीट से डीएमके की टी सुमिति 2.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीती थी। 2014 में यहां से एआईएडीएमके के जे जयवर्धन जीते थे। चुनाव आयोग के मुताबिक दक्षिण चेन्नई में कुल 19,36,000 मतदाता हैं, जिनमें से 9,61,000 पुरुष और 9,73,000 महिलाएं, यानी पुरुष से ज्यादा महिला मतदाता हैं। और बीजेपी के साथ डीएमके दोनों ने महिला उम्मीदवारों पर दांव खेला। हमने साउथ चेन्नई में सिर्फ नेताओं से बात नहीं की, बल्कि जनता का मूड भी भांपने की कोशिश की। उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। मेरा इंडस्ट्री के लिए मोदी जी ने मुझे लोन दिया है। मैं सब लोगों का थोड़ा रूरल में कुछ काम करने के लिए लोगों को जॉब दिया है। तो इसके वजह से मोदी का गारंटी तो बहुत कुछ है। मोदी इज वर्ल्ड लीडर। Okay. Modi is our only leader who is going to save entire world, not only India, entire world. This time, no, the BJP, there is a vast difference between the previous election and this election. चेन्नई से अब सीधे चीन की बात करते हैं। बीजिंग की बेचैनी दिखाते हैं आपको। टेस्ला प्रमुख इलॉन मस्क भारत आने वाले। इस घोषणा के बाद से चीन बौखला गया। प्रोपेगेंडा वीडियो बनाकर इलॉन मस्क से कहा कि वो भारत में टेस्ला लॉन्च करने से बचे। इस पर चीन को आईना दिखाती है रिपोर्ट। इलॉन मस्क ने जब से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दुनिया को बताया है कि वो प्रधानमंत्री मोदी से मिलने को लेकर उत्साहित है, तभी से ड्रैगन एंड कंपनी को तगड़ा शौक लगा है। अभी भारत में टेस्ला की फैक्ट्री लगने का आधिकारिक ऐलान भी नहीं हुआ है, लेकिन चीन ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया है। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, टेस्ला को भारत में अपनी फैक्ट्री खोलने से पहले सोचना चाहिए। क्यों? भारत में सप्लाई चेन और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, भारत में अच्छे इंजीनियर्स और वर्कर्स की कमी, भारत में बिजनेस के लिए नकारात्मक माहौल। ग्लोबल टाइम्स ने इस पोस्ट के साथ ताई इंस्टीट्यूट के सीनियर फेलो चार्ल्स लियू का इंटरव्यू भी शेयर किया है। देखिए जिनपिंग के इशारे पर चार्ल्स लियू ने भारत के खिलाफ क्या प्रोपेगेंडा फैलाया है। Number one, I'm not very optimistic about manufacturing electric vehicles in India efficiently and effectively, for the simple reason that there is no supply chain in India. There is very poor infrastructure in India. जिनपिंग और इनके इशारों पर झूठ फैलाने वालों को ये याद दिलाना जरूरी है कि वो जिस भारत के बारे में बात कर रहे हैं, वो भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत में एप्पल से लेकर बड़ी-बड़ी कंपनियों के प्लांट्स पहले ही लग चुके हैं। भारत में बड़े पैमाने पर सेमीकंडक्टर्स का प्रोडक्शन शुरू हो रहा है। भारत ने हथियारों के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में मील का पत्थर हासिल किया है। भारत का चंद्रयान चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड कर चुका है। और भारत में टेस्ला की लॉन्चिंग को लेकर कोई आधिकारिक बयान भी जारी नहीं किया गया है। ऐसे में जिनपिंग की टेंशन की सबसे बड़ी वजह इलॉन मस्क की भारत को लेकर सोच है। Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. The takeaways from the meeting. Takeaways from the meeting. He really cares about India because he's pushing us to make significant investments in India, which it is something that we intend to do, and we're just trying to figure out the right timing. अब इलॉन मस्क का इंतजार खत्म हो गया है। वो भारत आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे और किसी बड़े ऐलान की उम्मीद की जा रही। चीन है कि मानता नहीं। वैसे एक जानकारी आप सभी को देना जरूरी है
अप्रैल 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत की ऑटो इंडस्ट्री $100 बिलियन की है और यही चीन, इसकी एक कंपनी है ना शायद BYD, उसकी गाड़ियां आपने कई बार भारत की सड़कों पर देखी होंगी। वैसे बहुत जमकर प्रचार करके बेचना चाहते हैं भारत में। अगर भारत में टेस्ला लॉन्च हो गई तो जिनपिंग के सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। इस रिपोर्ट में देखें कैसे। चीन को डर है अगर इलॉन मस्क ने भारत में टेस्ला लॉन्च करने का ऐलान कर दिया तो उसका क्या होगा। चीन पिछले महीने तक ख्वाब देख रहा था कि उसकी इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली कंपनी BYD इस साल के आखिर तक भारत के 90% इलेक्ट्रिक कारों के बाजार पर कब्जा कर लेगी। इसकी बड़े सेगमेंट की 2 गाड़ियां पहले से ही भारत के बाजार में हैं, लेकिन वो काफी महंगी है। इसलिए जब ग्लोबल टाइम्स ने चार्ल्स लियू का इंटरव्यू शेयर किया तो किसी एंटरप्रेन्योर की तरह शार्क के सामने चीनी कार बाजार का मेन्यू रख दिया। So, Elon Musk, we have to say, very good luck to you. If you attempt to do this in India, I think you're going to need it. China has better infrastructure. China has better supply chain. So China has already an extensive spread of charging stations to enhance the utility of the electric vehicles. All of these things India does not have yet and will not likely have in the near future. यानी आप समझ गए होंगे कि आखिर भारत में टेस्ला की लॉन्चिंग को लेकर चीन कितना डरा हुआ है। इसलिए वो एलॉन मस्क को ये बताने की कोशिश कर रहा है अगर उसे टेस्ला की फैक्ट्री लगानी है तो चीन बेहतर विकल्प है। दरअसल यही चीन का सबसे बड़ा डर है, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था लगातार नीचे जा रही है। कोविड के बाद से ही दुनिया के कई देशों का भरोसा भी चीन से उठ गया है। साल 2020 में -2.2% चीन की विकास दर थी। साल 2022 में चीन की विकास दर 3% रही और साल 2023 में 5.2% विकास दर रही। 2022 में स्थानीय सरकारों पर कर्ज $12.6 खरब था। पिछले साल चीन में बेरोजगारी दर 20% तक पहुंच गई। चीन का रियल एस्टेट सेक्टर पूरी तरह से चौपट होने के कगार पर है। वो एक प्रोडक्ट है ना जो हम सबके पास है, आपके पास है और कईयों के पास है, जिसके लिए कहते हैं मैन्युफैक्चर्ड, डिजाइन्ड इन कैलिफोर्निया एंड असेंबल्ड इन चाइना, आईफोन। वो अब भारत में उसका मैसिव प्रोडक्शन हो रहा है। चीन डरा हुआ है। इलॉन मस्क का भारत आने के पीछे सिर्फ टेस्ला मकसद नहीं है। उनकी कंपनी को भारत में सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का लाइसेंस भी मिल सकता है। सूत्रों का दावा है, जरा ध्यान से देखिएगा, स्टारलिंक को अगले 10 दिन में लाइसेंस मिल सकता है। स्टारलिंक ने अक्टूबर 2022 में लाइसेंस के लिए अप्लाई किया था। सरकार और कंपनी के बीच में कई दौर की बातचीत शुरू हो चुकी है। सरकार अगले हफ्ते कंपनी को लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर सकती है। भारत सरकार कंपनी को ट्रायल के लिए स्पेक्ट्रम भी दे सकती है। स्टारलिंक को 3 महीने के लिए ट्रायल स्पेक्ट्रम मिल सकता है। लाइसेंस मिलने के बाद कंपनी ग्राहकों से एडवांस बुकिंग ले सकती है। तमिलनाडु के मदुरई में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रोड शो, सड़कों पर एक झलक पाने के लिए उमड़ी भारी भीड़। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में सीएम MK स्टालिन के साथ राहुल गांधी की रैली। चुनाव तारीखों के ऐलान के बाद राज्य में राहुल गांधी की पहली जनसभा। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चुनाव आयोग की बड़ी तैयारी। मारवा और वारवान में इलेक्शन ऑफिसर्स के साथ एयरफोर्स के अधिकारियों की तैनाती। हैदराबाद में AIMIM चीफ असुद्दीन ओवैसी का डोर टू डोर कैंपेन। ओवैसी के साथ पार्टी कार्यकर्ताओं का बड़ा हुजूम। जेल से निकलने के बाद SP प्रमुख अखिलेश यादव से मिले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह। ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले संजय सिंह, यूपी में इंडिया गठबंधन को पूरा समर्थन। हिमाचल के कुल्लू में बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत का बयान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साक्षात श्री राम के अंश, हमारा कोई अस्तित्व होना ही नहीं चाहिए, हम सब नरेंद्र मोदी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जगदलपुर में रोड शो, सड़कों पर उमड़ी भारी भीड़। तेजस्वी यादव के लिए राष्ट्रीय जनता दल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, कल सुबह तेजस्वी जी का इंतजार कीजिए, बड़ी खुशखबरी देंगे। सहारनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार इमरान मसूद के खिलाफ चुनाव आयोग में बीजेपी की शिकायत। इमरान मसूद पर वर्ग विशेष को भड़काने का आरोप। और आगे देखिए, LOC से LAC तक मोदी का रक्षा सूत्र, द PM फैक्ट।